गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नियोनेटल रिससिटेशन के बारे में, जो आई थिंक पीडियाट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक जनरल पता होना चाहिए। ये तो पता होना ही चाहिए कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको कैसे रिससिटेट किया जाता है। इससे पहले सबसे पहले क्या क्वेश्चन है हमारा अराइज होता है कि नियोनेट को रिससिटेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है आजकल, जबकि हमारा तो एक प्रोटोकॉल आ गया है नियोनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल, जो कि अक्टूबर 2015 में आ गया। क्यों? एक्चुअली हो क्या रहा था, जो नियोनेटल जब जब बेबी बॉर्न होता है, नियोनेट बॉर्न होता है, तो नियोनेटल हाइपोक्सिया की वजह से 90% डेथ देखा गया है। मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलना, पैदा होते ही उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से डेथ देखा गया है। इसीलिए एक प्रोटोकॉल ही आ गया है ताकि जैसे ही बेबी बॉर्न हो सारी हमारी तैयारी हम सारा रेडी रखें और बेबी को प्रॉपरली रिससिटेट कर पाएँ और उसको मतलब उसकी जान बचा पाएँ। देखो, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है ना, तो चांसेस होते हैं कि वो प्राइमरी एपनिया में चले जाए या सेकेंडरी एपनिया में चले गए। इस पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगी। देखो, प्राइमरी एपनिया में ओवरऑल ये जान लो कि जो भी होता है बेबी मतलब एपनिया, उसका ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। तो प्राइमरी एपनिया में है तो कम से कम उसको हम उसका बैक रब करके या फिजिकल स्टिमुलस, टैक्टाइल स्टिमुलस से उसको वापस ला सकते हैं। और अगर वो एक बार प्राइमरी एपनिया से फिर सेकेंडरी एपनिया में चले गया तो फिर अल्टीमेटली हमको नियोनेटल रिससिटेशन देना ही पड़ता है। तो हमको क्या करता है, हमको नियोनेट्स की डेथ को कम करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि बेबी सेकेंडरी एपनिया में ही मान के चलते हैं, और उसी वही सोच के हम लोग हमेशा नियोनेटल रिससिटेशन के लिए तैयार रहते हैं। तो अब ये सब छोड़, अब डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि नियोनेटल रिससिटेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मेजर होते हैं। तो सबसे पहले अब डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो नियोनेटल रिससिटेशन की तैयारी कब से चालू हो जाती है, एंटीनेटल पीरियड में चालू हो जाती है। मतलब एंटीनेटल पीरियड में क्या किया जाता है, एंटीनेटल काउंसलिंग करा जाता है। मतलब जो मदर है उसको काउंसिल किया जाता है, पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। अगर उसके में कोई रिस्क फैक्टर है कि बेबी बॉर्न होने के बाद बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको पहले इन्फॉर्म करके उसको काउंसिल किया जाता है। जिसकी मदर एनेमिक थी या थी, तो आगे बेबी के बॉर्न होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वही एंटीनेटल काउंसलिंग कर देते हैं। टीम ब्रीफिंग, एक पूरा नियोनेटल रिससिटेशन के लिए एक पूरा टीम बनाया जाता है। टीम को बनाया जाता है और हर टीम को अपना काम दे दिया गया रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी रहती है कि कौन बेबी को लेके जाएगा, कौन रिससिटेट करेगा। एक टीम ब्रीफिंग की जाती है और लास्ट में जो इक्विपमेंट चेक किया जाता है, जैसे कि रेडिएंट वार्मर, जहाँ पर बेबी को थोड़ा वार्म रखा जाता है, जितने भी सक्शन एपरेटस जो रिससिटेशन में ज़रूरत पड़ेंगे, सारे इक्विपमेंट को चेक, ये सारे के सारे एंटीनेटल पीरियड में ही कर लिया जाता है। अब जैसे ही उसके बाद बेबी हमारा बॉर्न होता है, आफ्टर बर्थ जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब 3 चीज़ें हम देखते हैं कि जो बेबी बॉर्न हुआ है वो उसका जेस्टेशन टर्म है कि नहीं है, टर्म और नॉट, जेस्टेशन इज टर्म और नॉट, मतलब वो पूरा 9 महीना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन, बेबी सांस ले रहा है कि नहीं, वो रो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। फिर तीसरा, उसका गुड मसल टोन है या नहीं है। मतलब उसका गुड मसल टोन कैसे देखेंगे, मतलब नॉर्मली जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका पोजीशन कैसा होता है, वो फ्लेक्सर पोस्चर में रहता है और एक्टिव मूवमेंट शो करते रहता है। अगर ये है तो उसका गुड मूवमेंट यानी गुड मसल टोन है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन, टर्म, क्राइंग और नॉट यानी ब्रीदिंग और नॉट, गुड मसल टोन है कि नहीं। अगर ये तीनों है, यस है हमारा, मतलब तीनों प्रेजेंट है, यस, तो फिर वेल एंड गुड। फिर हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली रूटीन केयर देंगे। 4 चीज़ मेनली हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, बेबी को नॉर्मली वार्मथ रखेंगे, उसका एयरवे को क्लीन कर देंगे और बेबी को ड्राई रखेंगे ताकि हीट लॉस ना हो, और फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे कि कुछ बेबी को ज़रूरत है कि नहीं है। सिंपल है, शॉर्टेड है यहाँ तक। अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन में नो है, या तो वो टर्म नहीं है, या तो रो नहीं रहा पैदा होने के बाद, या गुड मसल टोन नहीं है, तो फिर हमको एक्स्ट्रा क्या चीज़ करना पड़ता है, स्टिमुलेशन ऑफ द बेबी। अभी क्या होता है स्टिमुलेशन ऑफ बेबी बताऊंगी, पर सबसे पहले यहाँ वही रेडिएंट वार्मर में रखेंगे। रेडिएंट वार्मर एक एपरेटस होता है, गूगल में इमेज सर्च करके देखना, उसमें बेबी को रखा जाता है ताकि वो प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाए। अब और क्या करेंगे, उसका पोजीशन प्रॉपर रखेंगे बेबी का,
मतलब प्रॉपर पोजीशन मतलब उसका एक्सटेंड नेक जो होगा एक्सटेंडेड रहेगा और माउथ उसका थोड़ा स्लाइटली ओपन रहेगा। इसको स्नीपिंग पोजीशन बोलते हैं। ये थोड़ा ब्रीदिंग फैसिलिटेट करता है बेबी के अंदर, उसका एयरवे क्लियर करेंगे। ये तो यहाँ भी कर रहे थे, ड्राई करेंगे बेबी को, पर यहाँ पर एडिशनली हम क्या कर रहे हैं, बेबी को स्टिमुलेट करना पड़ रहा है। अगर वो रो नहीं रहा है तो हमने देखा होगा कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में, उसको पीछे से टैप करते हैं, रब करते हैं, तो वो सब करेंगे। बाकी हमको ये फिजिकल स्टिमुलेशन में हमको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर बेबी रो नहीं रहा है, अच्छा टोन नहीं है, तो हम डायरेक्ट रिसक्सिटेशन की और तुरंत जाते हैं हम लोग, मतलब वेंटिलेशन देना वगैरह की तरफ जाते हैं तुरंत। अब ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, बर्थ के बाद क्या। तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा चीज़ हम क्या देखते हैं, अब बेबी बॉर्न हुआ है, उसके बाद हम उसका हार्ट रेट देखेंगे कि उसका नॉर्मली जो बेबी बॉर्न होता है उसका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, मोर देन 100 पर मिनट होता है। अगर उसका हार्ट रेट लेस देन 100 पर मिनट है, या तो वो एपनिया है, एपनिया मतलब उसको सांस आना बंद हो गया, या गैस्पिंग मतलब हाफना होता है, हाफ रहा है और सांस ले रहा है टाइप का दिखना है, गैस्पिंग। अगर ये तीनों में से क्या प्रेजेंट है क्या वो देखेंगे। अगर हार्ट रेट उसका नॉर्मल है, एपनिया नहीं है, गैस्पिंग नहीं है, नहीं प्रेजेंट है, तो फिर सिंपल एंड सॉर्टेड है। फिर बस एक बार देखेंगे कि लेबर्ड ब्रीदिंग है कि नहीं, मतलब उसको ज़्यादा मेहनत लग रहा है कि नहीं सांस लेने में, और उसको नीला पड़ रहा है क्या, परसिस्टेंट साइनोसिस हो रहा है क्या, देखेंगे। अगर ऐसा कुछ भी है तो हम सिंपल हम 3C फॉलो करेंगे, उसका एयरवे क्लीन कर देंगे, उसकी वजह से उसको सांस लेने में शायद थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, SpO2 चेक कर लेंगे, और कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये देंगे, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे देंगे, CPAP, सॉरी मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देंगे, मतलब एक तरफ से वही दे रहे हैं। और लास्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंट कर देंगे, फिर बेबी नॉर्मल आ जाएगा। फिर डायरेक्ट हमको पोस्ट रेस्पिरेटरी केयर दे देना है। पोस्ट रेस्पिरेटरी केयर सॉरी मतलब था पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर दे देंगे, फिर सॉर्टेड है। पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर में क्या करते हैं, बेबी को NICU में लेके जाते हैं बस, और उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे बेबी का, IV फ्लूइड दे देंगे, ऑक्सीजन अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दे देंगे, मॉनिटर करेंगे और ट्रीट करेंगे जो जो चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसका प्रॉपर टेम्परेचर, मतलब अब सॉर्टेड है बेबी अब यहाँ पर अगर उसका हार्ट रेट या तो 100 से कम है, या तो एपनिया है, या वो गैस्पिंग है, तो फिर हमको अब एडिशनल क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना पड़ेगा, बाहर से उसको वेंटिलेट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। एक देखा होगा हर किसी ने कि सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग एंड मास्क रहता है, मतलब उसको ऐसे हम दबाते हैं तो बेबी को और ऑक्सीजन देते हैं। सेल्फ इन्फ्लेटिंग इसलिए बोल रहे हैं, एक बार वो मतलब उसको बेबी को ऑक्सीजन डिलीवर किए, फिर से वो खुद से इन्फ्लेट कर जाएगा। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे, SpO2 देखेंगे, ECG मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। ये सब कर लिया, अब वेंटिलेशन देने के बाद उसको वापस से रीअसेस करेंगे 30 सेकेंड बाद। 30 सेकेंड बाद रीअसेस करने के बाद अगर इसका हार्ट रेट फिर अगर नॉर्मल आ गया है, मतलब हार्ट रेट या गैस्पिंग या एपनिया नहीं प्रेजेंट है, तो फिर डायरेक्ट हम लोग पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर दे देंगे, मतलब वही NICU ले जाके उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ये सब करना, वही सब करेंगे, फिर सॉर्टेड है ख़त्म। पर अगर वापस से उसका हार्ट रेट फिर कम आ रहा है, हमने तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दिया, सब मॉनिटर कर लिया, फिर भी हार्ट रेट कम आ रहा है, मतलब फिर कुछ शायद हमने जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उसको चेक करेंगे कि जैसे जैसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं उसके साथ चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप करेंगे, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, देखेंगे। फिर फाइनली बेबी को इंट्यूबेट ही करना पड़ेगा। इंट्यूबेट मतलब डायरेक्ट हम एक एंडोट्रैकियल ट्यूब डालेंगे उसके लंग्स में और उसके थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। ये कर लिए तो फिर ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा फिर बेबी को एसेस करेंगे क्या उसका हार्ट रेट 60 से भी ज़्यादा कम हो गया है क्या, उसका हार्ट रेट 60 लेस देन 60 पर मिनट हो गया है क्या, वो चेक करेंगे। अगर नहीं हुआ है लेस देन 60 पर मिनट तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि 60 से तो कम नहीं है क्या, 100 से कम है क्या, एक बार फिर देखेंगे। अगर 100 से कम है तो फिर वही वापस से जो पढ़े थे ना हम लोग वहाँ पर कि क्या कर रहे थे, अगर लेस देन 100 था तो फिर क्या कर रहे थे हम लोग, प्रॉपर है कि नहीं देखेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, चेस्ट मूवमेंट देखेंगे, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप, इंट्यूबेट करेंगे, वही सेम है। अगर उसका बेबी का हार्ट रेट अब लेस देन 60 पर मिनट आ गया है, मतलब
अब बेबी क्या है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, सीवियर ब्रेस्ट में आ गया है, मतलब अब बाहर से हमको चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा बेबी को। चेस्ट कंप्रेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, एक जन मतलब 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। एक जन क्या करेगा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते रहता है, दूसरा कोऑर्डिनेट करके चेस्ट कंप्रेशन करता है। मतलब एक ने 3 चेस्ट कंप्रेशन किया, एक बार फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ऐसे 2 सेकंड में करना रहता है। एक बार 3 चेस्ट कंप्रेशन दिए, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ऐसे कोऑर्डिनेट करके करना होता है। और जो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रेडिकार्डिया है तो फिर 100% ऑक्सीजन देते हैं। अगर सीवियर नहीं है तो फिर रूम एयर से भी काम चल जाता है। और यहाँ पर कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग की करने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर अगर अभी तक इंट्यूबेट नहीं करना हुआ है बेबी को तो फिर इंट्यूबेट कर देंगे। इंट्यूबेट करना मतलब लंग्स में डायरेक्ट ऑक्सीजन डिलीवर करना थ्रू एंडोट्रैकियल ट्यूब। फिर साथ में हमको अम्लाइकल वेनस कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा, वहाँ से एक लाइन बिल्ड करना पड़ेगा ना, ताकि अगर कोई आईवी ड्रग देने की ज़रूरत पड़े, बेबी कोलैप्स में जा सकता है। अब ये सब करने के बाद, मतलब इंट्यूबेट ये सब करने के बाद फिर से रीअसेस करेंगे। अगर उसका हार्ट रेट अब लेस देन 60 नहीं रहा, मतलब अब मोर देन 60 पर मिनट हो गया है, तो फिर फर्दर चेक करेंगे कि अभी लेस देन 100 है क्या। अब अगर लेस देन 100 भी नहीं है, मतलब उसका मोर देन 100 पर मिनट हो गया है, तो फिर पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर, मतलब एनआईसीयू में लेके जाएंगे, मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे, इवैल्यूएशन वगैरह करेंगे, फर्दर फिर सॉर्टेड है। पर अगर हार्ट रेट अभी भी लेस देन 60 पर मिनट आ रहा है, फिर मतलब अब फिर हमको तुरंत अभी इंजेक्शन एड्रेनलिन का देना पड़ेगा। 3 बार तक दे सकते हैं, 3 टाइम्स तक दे सकते हैं। डोज कितना रहेगा, 0.1 ml पर kg पर डोज देना रहता है। मतलब ये 1/10,000 के डिल्यूशन में रहता है, इतना डोज दे दिए, इसके बाद भी बेबी नहीं इम्प्रूव कर रहा है, तो मतलब या तो हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है या तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। फिर अगर हाइपोवॉल्यूमिया तो फिर तुरंत उसको क्रिस्टोलाइट ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। अगर इस न्यूमोथोरेक्स की वजह से नहीं हो रहा है, मतलब उसके लंग्स के आसपास एयर कलेक्ट हो गया, उसकी वजह से वो नहीं, उसका हार्ट रेट गिरते जा रहा है, तो फिर उसको मैनेज करेंगे और फिर वो एयर को निकालेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। तो ये जनरल स्टेप्स थे कि बेबी को कैसे रिसक्सिटेट करते हैं।